एक्शन सीन से लेकर सिनेमेटोग्राफी के स्टाइल तक और एडिटिंग से लेकर पोस्टर तक ये पूरा फिल्म केजीएफ की झलक देती है। पंजुर्ली, गुलिगा, भूत कोला ये सारे बिलीफ और रिचुअल प्रैक्टिसेस देश के कोने कोने में अलग अलग तरीके से होते हैं और इनमें लोग मानते भी हैं और कहीं ना कहीं इस फिल्म ने लोगों के अंदर की आस्था और विश्वास को जगाया है और इसीलिए ये फिल्म इतना फेमस हुआ है। अगर आप लोग नहीं मानते हो इन सब चीजों में तो आपको मुराली जैसे उन सारे जगहों पे जाकर उन प्रैक्टिसेस को अपने आंखों से देखकर अनुभव करना होगा और शायद इसी की वजह से बहुत सारे लोगों को ये फिल्म इतना पसंद नहीं आएगा या फिर उनसे ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। अभी बात निकली है मुराली की तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इस फिल्म में मुराली का सबसे बड़ा महत्व किरदार है और उसके जैसा दिल का अच्छा आदमी और कोई नहीं। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत, जहाँ पे मैं के आपका होस्ट और यहीं पे है हमारे गोस्ट। हम दोनों इस चैनल पर जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उनसे आभार व्यक्त करना चाहते हैं क्योंकि कुछ काम की वजह से मैं थोड़ा बिजी हो गया तो और काफी लंबे अरसे से मैं व्लॉग्स नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग इंतजार कर रहे थे कि कब मैं नया व्लॉग डालूंगा और मेरे साथ जुड़े रहे, तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे मैं फिर से अपने निर्धारित समय पर नए व्लॉग्स डालते जाऊंगा। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ जो पूरे दुनिया में तहलका मचाने वाले फिल्म कांतारा के बारे में। ये फिल्म मुझे कैसे लगी और मेरी क्या राय है इस फिल्म के बारे में। हाँ, मैं जानता हूं कि मैं थोड़ा लेट हो चुका हूं इस फिल्म के बारे में बात करने के लिए, लेकिन इट्स नेवर टू लेट व्हेन यू ओपन द गेट। फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है 1847 मंजे 1847 से। वो ही घिसी पिटी जन्मों से चलने वाली कहानी जहाँ पर एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, धन दौलत सुख समृद्धि, एक फलता फूलता राज्य, और इतना सब कुछ होते हुए जो नहीं था वो है अंतर मन की शांति। वाह ओ महाराज, यहाँ पे लोगों को तो खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, रहने को छत नहीं, हगने को संडास नहीं, नहाने को बाथरूम नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, फिर भी सुकून से रहते हैं और तेरे पास इतना सब कुछ होते हुए भी अंतर सुख नहीं है भाई, और क्या चाहिए। तो वही अंतर सुख ढूंढने के लिए वो अपने पुजारी के कहे अनुसार अकेले गांव गांव, पहाड़, नदी और अन्य साधु संतों से मिलकर उस अंतर आत्मीय सुख को ढूंढने निकलता है, लेकिन उसे वो नहीं मिलता। कैसे मिलेगा? क्योंकि इस घिसे पिटे कहानी का वो ट्विस्ट है, उस जंगल में जहाँ पे निराश होकर गुजर रहा होता है तभी उसे एक पायल की आवाज अपनी ओर आकर्षित करके उसे एक दैव पत्थर के पास ले आती है, जहाँ पर वो आकर दुनिया की सारी शांति प्राप्त कर लेता है और अपने शस्त्र को त्याग कर देता है और वहां के गांव वालों से विनती करता है कि जो चाहिए मांग लो, लेकिन ये पत्थर मुझे दे दो। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि जो लेना है वो ले लो, लेकिन हमारे दैव पंजुर्ली को छोड़ दो। तभी वहां के गांव के एक सदस्य के शरीर के अंदर पंजुर्ली आकर कहता है कि अगर तू मुझे तेरे साथ ले जाएगा तो मुझे पूजने वाले मेरे लोगों के लिए तू क्या देगा। तो जोर से अपने दैव्य आवाज में चीख कर वो कहता है कि जहां तक मेरी आवाज जाएगी वहां तक की जमीन तू मेरे भक्तों को दान में देगा, और हाँ, मेरा एक महाभयंकर वासी गुलिगा भी मेरे साथ आएगा। अगर किसी भी कारण जो वचन तूने दिया है उससे मुकर जाएगा तो एक वक्त मैं माफ कर दूंगा, लेकिन गुलिगा नहीं। ए भाई, ये चीटिंग है, एक के साथ एक फ्री नहीं चाहिए मेरे को। ये कच मांगा तो दो काय को आ रहे मेरे साथ। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। लेकिन सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, देवा पंजुर्ली, आपको वहां से जाना ही क्यों है? अच्छे खासे मस्त में लोग आपको पूज रहे हैं, अच्छा ठाट वाट है, उन्हें छोड़ के एक राजा को अंतर आत्मीय शांति देने के लिए उसके घर में कैद होने क्यों जाना है? मस्त एकदम ओपन जंगल के खुले आसमान के नीचे पेड़ों के बीच खुली हवा का सांस मिल रहा है, तो चिल करो ना भाई। और अगर राजा जोर जबरदस्ती भी करता है तो आपका है ना वो महाभयंकर वासी गुलिगा, तो टेंशन किस बात का है? लेकिन ये फिल्म है दोस्तों, इसमें तो ट्विस्ट चाहिए ही ना, इसलिए राजा उसके सारे शर्तों को मानकर देवा पंजुर्ली को अपने साथ ले जाता है। अभी पंजुर्ली एक डेमी गॉड है। अभी डेमी गॉड का साधारण अर्थ है यानी कि आधा, यानी कि भगवान भी है और भगवान भी नहीं। ये बहुत ही इजीली समझने के लिए मैं एक साधारण एग्जांपल दूंगा, वो है हनुमान जी। तो ये डेमी गॉड पंजुर्ली अपने भक्तों से एक इंसान के शरीर में प्रवेश करके उनके थ्रू वार्तालाप करता है। तो कुछ समय के लिए उन्हें पोजेस करके अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, या फिर कभी कभी जिन्होंने भूत कोला ऑर्गेनाइज किया है, जैसे कि वहां के जमींदार हो या फिर जो कोई भी जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, उनके जो कोई भी समस्या हो या फिर उनके जो कोई भी दिक्कतें हो वो सॉल्व करने के लिए और उनकी समस्या को हल करने के लिए पंजुर्ली वहां पे आते हैं। और इसका तो गांव वाले खास फेस्टिवल भी मनाते हैं। तो ठीक जैसे नवरात्रि में सारे भक्त गरबा करके माता जी की पूजा करते हैं, वैसे ही ये गांव वाले पंजुर्ली की पूजा, ये नृत्य करके भूत कोला यानी कि आत्मा की पूजा इस त्योहार को मनाते हैं।
और इस त्योहार में वो ही अपने आप को अर्पण करता है जिसके अंदर पंजुर्ली आकर सबको आशीर्वाद देते हैं, और ये जन्मों से आने वाली पीढ़ी में ही होता है। ऐसे ही डायरेक्टली फिल्म कट होकर 1970 यानी कि 1917 में आ जाती है, जहां पर अभी राजा के वंशज में 2 बेटे, उनमें से उनका छोटा बेटा अभी ये दान में दी हुई जगह वापस लेकर उसे बेचकर पैसे कमाना चाहता है, क्योंकि वो भूतकोला, पंजुर्ली, गुलिगा इनमें नहीं मानता। इसलिए इस होने वाले भूतकोला में ही वो सीधा पंजुर्ली से जगह की मांग करता है, और अगर नहीं देंगे तो कोर्ट का रास्ता अपनाकर इस जगह को हासिल करूंगा, ऐसा पंजुर्ली को धमकी भी देता है, और कहीं ना कहीं पंजुर्ली का होने का आशंका भी जताता है। इसी बात से गुस्सा होकर पंजुर्ली सीधा शाप दे देता है कि कोर्ट की सीढ़ियों पर ही तेरी मौत होगी, और उसके आशंका पर उसे कहता है कि आज के बाद अगर मैं तुझे कहीं दिखा तो मैं परफॉर्मर बोल रहा था, लेकिन अगर नहीं दिखा तो मैं, ऐसे कहकर वो जंगल में जाकर गायब हो जाता है। और वो परफॉर्मर और कोई नहीं ऋषभ शेट्टी यानी कि शिवा, इस फिल्म के अंदर जो उसका नाम है, जो एक्टर, डायरेक्टर और स्टोरी राइटर है इस फिल्म के, उनके पिता होते हैं, और उसी की वंशज इस गांव वालों के लिए पंजुर्ली और गुलिगा के इंटरप्रेटर्स का काम करते हैं। अभी इस प्रथा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उसके पापा के गायब होने के बाद अभी शिवा और उसके भाई गुरुवा पर आई है, लेकिन इस 21वीं सदी में उस गांव में शिवा एक बेहद गुस्से वाला, गरम दिमाग और शॉर्ट टेम्पर्ड बंदा है, जो हर वो काम करेगा जो उसने नहीं करना चाहिए। और इस 21वीं सदी में इस गांव का जमींदार उसके राजा के लालची वंशज के दूसरे बेटे का ही बेटा होता है, जो उसके बाप जैसे लालची नहीं तो एक दरिया दिल का इंसान होता है। दिल दरिया, बाकी सब समंदर है, ये मेरी समस्या है। तो अभी इस खुशहाल गांव में जहां पर सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा है, वहीं पर इस फॉरेस्ट ऑफिसर के आते ही इस फिल्म की कहानी में एक अलग मोड़ आ जाता है, और वो होता है उस गांव की जमीन जो गवर्नमेंट के नजरों में एंक्रोचमेंट हुआ है, तो उसे बहुत ही जल्द रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर करने का। अभी फिल्म की शुरुआत में हमें ऐसा जरूर लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी फिल्म के लीड के लिए संकट खड़ी करेगा, लेकिन उसे खुद को नहीं पता कि आने वाले समय में एक वरदान होने वाला है। अभी इस फिल्म में आगे क्या होगा, क्या ये फॉरेस्ट ऑफिसर इस जंगल को सरकार के लिए रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर पाएगा, या फिर ये जंगल जिंदगी भर के लिए हमेशा इन गांव वालों की ही रहेगी। और ये जमींदार जो हमें कहीं ना कहीं ये पता है कि इसके दिखाने के दांत अलग है और खाने के अलग, तो असल में उसका प्लान क्या है, तो ये सब कुछ तो आपको ये फिल्म देखकर ही पता चलेगा, और पौराणिक जमाने से चलने वाले इस पंजुर्ली की प्रथा को भी देखने के लिए मिलेगा। दाद देता हूं भाई इस फिल्म को बनाने वाले को, क्योंकि जिस हिसाब से ऋषभ शेट्टी यानी कि जो खुद ही एक्टर, डायरेक्टर और राइटर है इस स्टोरी का, जिस हिसाब से उसने इस पौराणिक प्रथा को अपने फिल्म का बैकड्रॉप इस्तेमाल करके अपने चाचा के साथ घटी हुई घटना को इसका एक छोटा सा भाग बनाकर इस फिल्म को एक अलग ही रूप दिया है। एक इंटरव्यू में ऋषभ शेट्टी ने यह कहा था कि जो उसके चाचा के साथ घटी हुई सत्य घटना थी, वो यही सीन था जहां पर वो गन बैकफायर करती है, लेकिन वो तो एक छोटा सा सीन या इंसिडेंट था। अभी उसे पूरा एक फिल्म कैसे बनाया जाए, तो ये एंशिएंट रिचुअल प्रैक्टिस को इतनी सिंप्लिसिटी और फैक्टिसिटी के साथ दिखाने की हिम्मत सभी नहीं करते, और वो करना इतना आसान भी नहीं। एंड नॉट ओनली दैट, द फिल्म इज अंडर द बैनर ऑफ होमले फिल्म्स हु हैव ऑलरेडी मास्टर्ड द strategy of marketing and presenting in front of huge audience which has already added an extra boost to this film. Cinematography की अगर बात करने के लिए जाऊं तो मुझे KGF से प्रेरित लगती है, लेकिन उसकी कंपोजिशन और कलर ग्रेडिंग बहुत ही प्लीजिंग है और मूड सेटिंग है, जिसके वजह से सिर्फ स्टंट सीन और स्टोरी इस फिल्म को अपीलिंग नहीं बनाती। डायलॉग्स इन जनरल उतने कुछ खास नहीं है, लेकिन काफी सारे जगहों पर आपको अच्छे इफेक्टिव पंच लाइन सुनने को मिलेंगे, और कैरेक्टर प्लेसमेंट इस फिल्म के अंदर काफी अच्छी हुई है, जिसके वजह से इस फिल्म की कहानी के अंदर जान आ जाती है। सबसे अलग और जो अहम चीज इस फिल्म के अंदर है और जिसके वजह से ये फिल्म इतनी सक्सेसफुल रही है, वो है सभी कैरेक्टर्स की एक्टिंग। इट्स जस्ट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कैरेक्टर ब्रिंग्स द वर्सिटैलिटी ऑफ एन एक्टर। जो इस फिल्म को आउटस्टैंडिंग बनाती है वो स्किल्स ऑफ एक्टिंग एंड शेड्स ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि उसके बिना ये फिल्म कुछ नहीं। ये एक मास फिल्म नहीं तो एक क्लास फिल्म है, जहां पर टॉपिक से ज्यादा तो डायनामिक्स ऑफ द स्क्रिप्ट से जानी जाती है। सच कहूं तो अगर आप इस फिल्म के मेन स्टोरी को इस मिस्टिकल रिचुअल प्रैक्टिस से अलग करोगे तो ये फिल्म कंप्लीटली डब्बा है। जी हाँ, कभी सोचा है ये फिल्म जिसके अंदर सरकार, इंसान और कुदरत, इसके अंदर सिर्फ एक बिलीफ का ट्विस्ट डाल दिया तो फिल्म से कितने लोग कनेक्ट कर पाए? कोई भी ये बात नहीं कर रहा है कि कैसे मनुष्य अपने ही स्वार्थ के लिए किसी और का भगवान अपने पास ले आता है, अपने ही स्वार्थ के लिए दिए हुए वचन से मुकर जाता है।
मुफ्त में मिले इस कुदरत के जन जीव को हम कैसे धीरे धीरे उसका नाश करते जा रहे हैं। एक सीधा साधा सच्चा इंसान बस अपने अहंकार और घमंड की वजह से हमेशा अपने आप को मुसीबत में डालता है। और कैसे हमेशा शिवा जो कुछ भी गलत कदम उठाता है तुरंत पंजुली उसके सपने में आकर उसे रियलाइज करते हैं कि उसने क्या गलत किया है और उसको उस चीज की सबक भी दिलाते हैं। और यही सारी छोटी छोटी चीजें इस फिल्म के अंदर उभर कर आती है, लेकिन हम बहुत ही आसानी से इन सारी चीजों को इग्नोर करके सभी लोग बस बात कर रहे हैं। तो इस डेमी गॉड की एक्टिंग की कि कितना अच्छा गेटअप किया है और कीचड़ में कितने अच्छे से इन बैलों को भगाया है। मान गए। फिल्म में लीड हीरो शिवा के दोनों रूप दिखाए हैं, डिस्ट्रॉयर भी है और प्रोटेक्टर भी है, लेकिन ठरकीपन कहां से आया ये पता नहीं। ನನ್ನ ನೀನು ಗೆಲ್ಲಲಾರೆ ತಿಳಿದು ತಿಳಿದು ये तो बस राइटर ही जानता है, और अगर ये वाला साइड नहीं डालते तो शायद पब्लिक बोर हो जाती है, ऐसा राइटर को लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बात करें किशोर की, जो इस फिल्म के अंदर फॉरेस्ट ऑफिसर का रोल निभा रहा है, और उसके वजह से ही इस फिल्म के अंदर एक आम इंसान का पर्सपेक्टिव दिखाया है कि कोई इंसान बाहर से आकर जो ये सारी चीजें कभी देखी नहीं है और जो बिलीव नहीं करता है उसके अंदर कैसे चेंजेस आती है, क्योंकि वहां का जमींदार और गांव वाले और वो जमीन वो तो वहीं पर है, वो उसके अंदर ही है, लेकिन इन बाहर से इन्हें अगर बाहर से हम एक अलग पर्सपेक्टिव्स के नजर से देखते हैं, एक आम इंसान के नजर से देखते हैं, तो ये बहुत ही अलग, यूनिक और अनबिलीवेबल लगता है। तो इन सारी चीजों को वो कैसे अपनाता है और मैं भी कैसे बिलीव करने के लिए लगता है, यही सारा चीज हमें इस कैरेक्टर के थ्रू इस फिल्म के अंदर एक्सप्लोर करने के लिए मिलता है। रहा सवाल अच्युत कुमार का, बिना विलन के कोई भी फिल्म पूरा नहीं होता और गुरु पांडियन को कोई भूल नहीं सकता। वैसे उसने इस फिल्म के अंदर भी सस्पेंस और दुगलापन बहुत ही अच्छे से निभाया है। फिल्म काफी राउडी है और लव स्टोरी का एंगल बहुत ही फास्ट और डायरेक्ट है, यानी कि लीड को एक्ट्रेस के साथ बस फिजिकल होना है और गाँव में सभी लोग कहीं ना कहीं खेतों में हरियाली के होली खेल रहे हैं, ये देखने के लिए मिलेगा। और ये गांव की जो एक्चुअल सच्चाई, रॉ चीज लोगों को जो दिखाई है, यही सारी चीजें लोगों को लुभाई है और बहुत सारे लोग जो छोटे छोटे गांव और शहरों से आते हैं वो इस फिल्म के साथ कनेक्ट हो पाए हैं। और जिस तरह से ये जोड़ी दुविधा में फंसती है, ये गांव के परिसर में बहुत ही अच्छे से फिट होती है। उसी के साथ अगर गानों की बात करूं तो एक इंटरव्यू में ऋषभ शेट्टी कहता है कि वो चाहता है कि यंगस्टर्स या फिर यंग बच्चे जो अपने रूट से अलग हो रहे हैं, जिन्हें फोक म्यूजिक, फोक डांस या फिर ओल्ड ट्रेडिशंस में उनकी रुचि कम हो रही है, वो उसे जगाना चाहता है। तो ये जो ओपनिंग गाना था उसके अंदर रिमिक्स करने की कोई जरूरत नहीं थी, या फिर उसके अंदर अलग इंस्ट्रूमेंट्स, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके उसे ट्यून करने की जरूरत नहीं थी। अगर उसे ओरिजिनल ही रखता तो शायद लोगों को और पसंद आ सकता। थोड़ा सा ट्यूनिंग काफी था, लेकिन ये पूरा गिटार और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके इसे बहुत ही मॉडर्नाइज्ड और अलग लुक और अप्रोच दिया है। वेल, वो गलत है ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर तू चाहता है कि लोग उससे इंस्पायर हो और उससे कनेक्ट हो तो ओरिजिनल ही रखते ना भाई। तो इस फिल्म को सीबीएफसी के द्वारा UA का रेटिंग मिला है, यानी कि पैरेंटल गाइडेंस मस्ट है 12 साल के नीचे बच्चों के लिए, लेकिन मैं कहूंगा कि 17 सालों के बच्चों तक पैरेंटल गाइडेंस होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ढेर सारा एक्शन और सेक्स का डायरेक्ट इंडिकेशन दिखाया गया है। और ये फिल्म सभी लोगों के लिए Amazon प्राइम वीडियोज में कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, तमिल में भी अवेलेबल है। तो अभी अगर बात करें कि इस फिल्म को ऐसा क्या चीज जो सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग बनाती है एक्टिंग, लोकेशन, सिनेमेटोग्राफी के अलावा, तो मैं कहूंगा वो है ये जो रिचुअल प्रैक्टिस उन्होंने दिखाया गया है उसकी वजह से। और ये रिचुअल प्रैक्टिस खास करके सिर्फ तुलुनाडु में ही फॉलो किया जाता है, मतलब मैंगलोर, उडुपी के साइड पे ही, और ये भारत में इतना कुछ प्रसिद्ध नहीं है। और ऐसे भारत में कई सारे अन्य जगहों पे बहुत सारे अलग अलग रिचुअल प्रैक्टिसेस भी फॉलो किए जाते हैं, जिसका हम सभी को अभी तक कोई खबर नहीं। जो लोग उस रीजन से या फिर एरिया से आते हैं वो ही लोग उस चीज के बारे में जानते हैं, सभी लोग नहीं। तो अगर सभी लोग उसके ऊपर कुछ फिल्म बना के उसे कुछ कंबाइन करके न्यू स्टोरी लाइन के साथ डाल के या फिर उसका कुछ सिचुएशनल स्टोरी दिखाकर अगर रिलीज करने लगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी सारे लोगों को वो देखना पसंद आएगा। लेकिन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ यू बाइंड इट विद द स्टोरी, क्योंकि इस फिल्म के अंदर जो कुछ भी दिखाया गया है इस मिथिकल फॉरेस्ट के बारे में, वो अपने मेन कहानी से अलग नहीं होता, बल्कि साथ में रहकर इस फिल्म के अंत तक चलता है।
तो जो लोग इस कल्चर से या फिर रिचुअल से वाकिफ नहीं है या फिर कनेक्ट नहीं कर पाए हैं या फिर प्रत्यक्ष में देखा नहीं है या फिर अनुभव नहीं किया है, वो इस फिल्म को इतनी अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर उसके अलावा अगर आप फिल्म देखने के लिए जाओगे तो फिल्म में इतना कुछ खास नहीं है जो लोग कह रहे हैं या फिर जैसा उसका मार्केटिंग हुआ है। इट इज़ ऑल अबाउट मार्केटिंग, आप कैसे एक फिल्म को मार्केट करते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिल्म इतना अच्छा नहीं है, बट आई लिटरली हैड टू ड्रैग माई सेल्फ थ्रू द होल स्टोरी लाइन। एंड मैं ऐसे मोमेंट के लिए वेट कर रहा था कि भाई कुछ तो अच्छा देखने दो, कुछ तो अच्छा देखने के लिए। ठीक है, वो जो बैलों का रेस था, इट इज़ जस्ट फॉर अ मोमेंट, कुछ मिनट्स का ही है। कीचड़ में फाइटिंग, इट्स नॉट दैट आउटस्टैंडिंग। ठीक है, थोड़ा बहुत एक्शन सीन है वो अच्छा दिखाया है, पर उससे भी कई सारे अच्छे अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस कई सारे दूसरे फिल्म्स में भी हुए हैं। उसके अलावा अगर हम कॉमेडी की बात करें तो कॉमेडी भी ऐसा कुछ आउटस्टैंडिंग कॉमेडी नहीं है। वही घिसी पिटी डायलॉग, वही छचोरापन और वही मार पिटाई। तो फिल्म में यूनिक क्या था? फिल्म में यूनिक मेरे हिसाब से तो सिर्फ एक्टिंग था, और वो भी जब वो पंजुर्ली उसके शरीर में आती है और वो जिस हिसाब से उसको रिएक्ट करता है वो करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि जब किसी के साथ हो रहा है तो उसे ही नहीं पता, जो बाहर से देख रहा है वो मिमिक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रैक्टिस। एंड एक इंटरव्यू में ऋषभ ने ये भी कहा था कि ये इस प्रैक्टिस को देख चुका है, उसकी फैमिली वहीं से हेल होती है। मतलब उसकी फैमिली, हिज फैमिली हैज़ ऑलवेज सीन दैट प्रैक्टिसेस, ही हैज़ गॉन थ्रू दैट प्रैक्टिसेस, और उसने फिर देखा है, उसने अनुभव किया है, ही नोज अबाउट इट। इट्स वेरी ईजी, आई अज्यूम कि इट्स, मैं ये नहीं बोल रहा कि इट्स वेरी लाइक सिंपल, बट इट्स समहाउ थोड़ा बहुत ईजी है वो ग्रास्प करना और उसे स्क्रीन पर डालना, और उसने वो किया है तो बहुत ही अच्छा किया है। लेकिन उसके अलावा ओवरऑल अगर मैं फिल्म के बारे में देखने के लिए जाऊं, इट वॉज नॉट दैट आउटस्टैंडिंग। मुझे ऐसा कुछ बहुत ही खास बढ़िया बिल्कुल नहीं लगा। इट वॉज एज सिंपल एज इट इज़। यस, द कंक्लूजन, क्लाइमेक्स सीन, वॉट एवर यू विल से, या फिर वो जो इनिशियल जो सीक्वेंसेस आते हैं जहाँ पे पंजुर्ली या फिर गुलिगा उनके शरीर में आता है और जैसे कॉन्वर्सेशन करता है, वो जैसा उनका हाव भाव है, जैसा वो कोरियोग्राफ किया गया है, एक्शन सीन जो लास्ट का है, इट वॉज फैंटास्टिक। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट वॉज नॉट दैट आउटस्टैंडिंग। बट आई विल सर्टनली से कि एक वन टाइम वॉच फिल्म ज़रूर है, आप लोग ये मिस ना करें। और मैं जानता हूँ कि कई सारे लोगों ने इस फिल्म को मिस नहीं किया है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि कई सारे लोगों को ये फिल्म इतना पसंद भी नहीं आया है और बहुत सारे लोगों को ये फिल्म पसंद भी आया है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे जो रिचुअल्स हैं जो बहुत ही रिजर्व्ड है अपने सोसाइटी में और बहुत ही छोटे छोटे जगहों में होता है, काइंड ऑफ ट्राइबल्स में होता है या फिर छोटे गांव में होता है, कस्बों में होता है, वो सारे के ऊपर अगर फिल्म बनाने के लिए चालू करेंगे तो लोगों को अच्छा भी लगेगा एंड मे बी ओवर भी नहीं होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसी ही फिल्में आनी चाहिए तो लोगों को पसंद आएगी, बट उसका एक स्टोरी लाइन होना चाहिए। इसका जो स्टोरी लाइन है ये बहुत रॉ है, ऐसे स्टोरी लाइन यूनिक है, ये कहीं पहले देखने के लिए नहीं मिला, जबकि इसका जो बेस है वो बहुत ही सेम है, सिंपल है। इट हैज़ बिन ऑलवेज इन अदर फिल्म्स एज वेल, बट समहाउ आई फील कि इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसकी जो लाइनिंग है, इसका जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, इसे जैसे प्रेजेंट किया गया है, इसे कितने जल्दी से अलग अलग भाषाओं में कन्वर्ट करके सभी को दिया गया है, दैट इज़ हाउ अ फिल्म वर्क्स। बिकॉज लोगों को या फिर अपने इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी बात करते हैं, so maybe it helps other content creators to deliver their content या फिर their films to all over the world, and using OTT as a platform to go it worldwide is fantastic. However, वो world में भी release हो चुका है, but eventually like he has already earned whatever they were supposed to earn or they were looking forward to earn, or they have earned very much, way more than expectation. तो ये फिल्म बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आई लिटरली, मैं जब ट्रेलर देखा था तब मुझे इतना कुछ अट्रैक्टिव या खास नहीं लग रहा था। थोड़ा बहुत ऐसा लगा कि हाँ भाई फिल्म में अंदर कुछ चल रहा है, अच्छा है, अच्छा दिखाई दे रहा है, बट इट वॉज नॉट अट्रैक्टिंग मी टूवर्ड्स इट। जब फिल्म देखा तो इट वॉज एज यूजुअल सिंपल साउथ इंडियन फिल्म, बट द यूनिक पॉइंट्स जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, वो यूनिक पॉइंट्स है जो इस फिल्म को एक अलग टर्न देता है। जो बारिश का सीन दिखाया गया है, जैसे वो सीक्वेंसेस होता है, जो कर्मा का खेल दिखाया गया है कि आप गलत करते हो तो आपके साथ गलत होता है, आप अच्छा करते हो तो आपके साथ अच्छा होता है, जिस हिसाब से वो कैरेक्टर के शेड्स दिखाए गए हैं, जिस हिसाब से वो कैरेक्टर डेवलप होते हैं डाउन लाइन द रोड। इनिशियली वो कैरेक्टर अलग होता है, बीच में अलग हो जाता है, एंड में कुछ अलग हो जाता है, परसेप्शन चेंज हो जाती है। जिस हिसाब से वो लास्ट का सीन दिखाया गया है कि जहाँ पे वो किशोर को, जो फॉरेस्ट ऑफिसर का रोल निभा रहा है,
उसे वो सभी के बीच में बुलाकर सभी गांव वालों का हाथ एक साथ मिलाता है, दैट इज व्हाट इज वेरी अफेक्शनेट एंड ऐसा लगता है इट गिव्स यू समटाइम्स गूज बम्स एंड प्लस टीयर्स इन आईज। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने एक बार देखना चाहिए। आई एंजॉयड इट ओनली जस्ट वन टाइम। अगर मैं सेकेंड टाइम देखना चाहूंगा तो इट विल बी मियरली जस्ट दोज कंक्लूजन सीन एंड सम सीन्स वेयर गुलिगा आता है, वो ही। उसके अलावा इट वॉज नॉट दैट आउटस्टैंडिंग फॉर मी। अभी मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे लोग ये कहेंगे पूरे दुनिया को, पूरे इंडिया को पसंद आया, लेकिन तुझे कैसे क्या नहीं पसंद आया ये फिल्म, तो अभी मैं उसको कुछ नहीं कर सकता। ये मेरा जेन्युइन ओपिनियन है, जो मुझे लगा फिल्म देखने के बाद वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी हेटर्स अगर आकर मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर गालियां बकने के लिए चालू करेंगे तो उसके ऊपर मैं क्या ही कुछ कर सकता हूँ, लेकिन जो मुझे जेन्युइन लगा वो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। एब्सोल्युटली जो इस फिल्म को और एक चीज़ आउटस्टैंडिंग बनाती है, जो मुझे पहले थोड़ा बोलना था, मैं भूल गया इसके बारे में, वो है इसके राइटर, डायरेक्टर और एक्टर एक ही है, एक ही इंडिविजुअल है, वो है ऋषभ शेट्टी। तो उसके वजह से उसका जो विजन था दैट वाज कंप्लीटली क्लियर एंड ही न्यू what kind of scenes are going to happen and what kind of situations are going to happen, how he has written that story और वो कैसा turn and twist लेने वाला है। उसने इंटरव्यूज में ये भी कहा है कि he never told directors that what is the scene going to be or how it's going to look and what he has in his mind. No, he's just going with the flow. That means उसका विजन क्लियर है, लेकिन जो उसका पैटर्न है, जो उसका फ्लो होने वाला है फिल्म का, इट इज़ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंसेस। थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न है, अगर उसके अंदर भी चेंजेस करना पड़ा तो ही कैन चेंज इट। सो वो ओपन माइंड रख के इस फिल्म को अप्रोच करना, ये सबसे बहुत बड़ी बात है और उसी की वजह से ये फिल्म बहुत ही हिट हो चुकी है और अच्छा भी है। मैं कहूँगा कि रीजनल फिल्म्स को ऐसा अप्रोच मिलना चाहिए। पीपल शुड गो एंड अप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ मूवीज बिकॉज ऐसे काइंड ऑफ एक्टिंग करना, एंड ही इज एक्चुअली अ थिएटर आर्टिस्ट, सो ही नोज हाउ टू ब्रिंग दैट काइंड ऑफ वॉइस और दैट एनर्जी। एब्सोल्युटली बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑटोमेटिकली, जो उसने भी कहा है इंटरव्यू में कि इट जस्ट हैपेंड, यू नो, देयर इज सम पावर विच एक्चुअली ब्रिंग्स आउट ऑल दैट काइंड ऑफ एनर्जी एंड इट रियली हैपन्स। अगर आप सच्ची में उस चीज़ों में बिलीव करते हो तो इट विल हैपन, but the only part is if you are not able to connect with that, then somewhere you feel that you are lacking the energy. कुछ चीज़ें ऐसी होती है बहुत ही सिंपल होती है, लोगों को कनेक्ट कर जाती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, लोग उसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, बट वॉट एवर आई फेल्ट आई टोल्ड यू अबाउट इट। और ऐसे ही मेरा जेन्युइन रिव्यू और कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट करके मुझे जरूर ये बताइए कि आप लोग और क्या सुनना चाहते थे, या फिर कौन सा सेक्शंस मैंने कवर करना चाहिए जो आप लोगों को अच्छा लगेगा, या फिर ये आप लोग और जानना चाहते हो। ये मुझे भी हेल्प करता है कि कंटेंट बना के आप लोगों को डिलीवर करने के लिए। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा जाने से पहले कि फिल्म था, अगर आपको मेरा चाय व्लॉग कंटेंट पसंद आता है तो उसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करो, घंटे का आइकन दबाने का तो तुरंत वो ऑल बटन दबाने का, ताकि जब भी नए नए व्लॉग्स आएंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या फिर मेरे दूसरे व्लॉग्स भी देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे या फिर एंड स्क्रीन में उसके लिंक्स आ रहे हैं, आप वहां पे भी जाकर देख सकते हो। तो आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे व्लॉग पे। टिल देन टेंशन लेने का नहीं, माँ बाप को परेशान करने का नहीं, बाज वाले को बेवजह छेड़ने का नहीं, सब्सक्राइब किए बिना जाने का नहीं। क्या बाय।